यह कहकर उसने अनु का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। पर अभी वह जा पाती उससे पहले ही आदि उसके सामने आ गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारी दोस्त को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसे धमकी समझो या ब्लैकमेलिंग। उसके यह शब्द सुनते ही मन्नत का चेहरा एकदम सख्त हो गया और अनु घबरा गई। वह बोली, मैं किस बात में फंस गई हूँ? मन्नत ने सख्त लहजे में कहा, यह क्या तरीका है किसी को अपने पास रोकने का? आदि मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, पर फिलहाल मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है, चलो मेरे साथ। आदि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की ओर ले जाने लगा। अनु वहीं खड़ी रह गई, हैरान और डरी हुई। दूसरी तरफ कार में बैठा प्रिंस अब भी अपने असिस्टेंट को डांट रहा था। क्या तुम्हें अब बोलने के लिए भी इनविटेशन चाहिए? बोलो जल्दी। असिस्टेंट घबराती हुई बोला। वो इंसान उनके पास पहुंच चुका है और इस वक्त उन्हीं के साथ है। प्रिंस के चेहरे पर एक गहरा साया सा छा गया। उसकी आंखों की चमक अचानक बुझ गई। वह गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। यह देखकर असिस्टेंट घबरा गया और तुरंत कार को रोक दिया। इधर दिल्ली में रात थी। बेला में खिड़की के पास मन्नत खड़ी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वह बुदबुदाई, काश बारिश ना होती तो मैं अभी चली जाती। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। आदि डिनर की प्लेट लेकर अंदर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बारिश आज रुकने वाली नहीं है। मैंने कहा था ना, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूंगा। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करो। उसने टेबल पर खाना सजाया और मन्नत के पास आया। प्लीज, तुम मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती थी, अब इतनी बेरुखी क्यों? मुझे पता है कि तुमने सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, पर मैं फैमिली नहीं हूँ, एक बाहरी हूँ जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। और कभी कभी बाहर वालों की भी मदद की ज़रूरत होती है। तुम एडिटिंग में बहुत टैलेंटेड हो। मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे किसी की ज़रूरत है। प्लीज़ इस बारे में सोचना। ये कॉफ़ी शॉप की नौकरी तुम्हारे काबिलियत के साथ इंसाफ नहीं करती। तो और क्या है मेरी ज़िंदगी? मन्नत ने गहरी टूटती हुई आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी तो बस एक जगह से दूसरी जगह ठोकर खाने के लिए ही बनी है। जिस वजूद को मैंने अपना मान लिया था वो झूठा निकला और अब मेरे पास सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप में काम करने का सहारा है। वो कुछ पल रुकी, फिर आंखों में आंसुओं को रोकती हुई बोली, हो सकता है कि मेरे पास स्किल हो, लेकिन अब जो भी करूँगी अपने दम पर करूँगी। आदि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीमे स्वर में बोला, बेशक जो करना है अपने दम पर करो, लेकिन हर इंसान को कभी ना कभी किसी की मदद की ज़रूरत होती है। अकेले सब कुछ कर पाना आसान नहीं होता। इस पर मन्नत ने तुरंत गुस्से में कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि एक लड़की बिना किसी खानदान के सहारे अपने टैलेंट से भी बहुत कुछ हासिल कर सकती है। और वैसे भी, उसने आहिस्ता से कहा, मैं तो कभी उस खानदान की बेटी थी ही नहीं। वो उठी और जाने लगी। सुबह बारिश थमे तो मुझे मेरे रूम तक छोड़ देना। मैं और यहाँ रुकना नहीं चाहती। आदि थोड़ा मायूस होकर बोला, पर तुमने कुछ खाया नहीं। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा डिनर लेकर आया हूँ। मन्नत ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है। मैं पहले ही कुछ खाकर आई हूँ। अनु की वजह से ही मैं जल्दी से यहाँ आ गई। आदि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर मैंने तो कुछ नहीं खाया। ये सुनकर मन्नत चिढ़ गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, देखिए, कृपया मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। मैं किसी भी पुराने रिश्ते से अब जुड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए तो मैं मुंबई छोड़कर दिल्ली आई थी, जहाँ कोई मुझे नहीं जानता। मैंने बहुत मेहनत से एक छोटी सी नौकरी पाई है, एक साधारण सा कमरा लिया है
और मैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी में खुश हूँ। मैं दोबारा उसी आराम और शोहरत के जाल में नहीं फंसना चाहती हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है। आदि ने उसकी बात काटते हुए नर्म आवाज में कहा, मन्नत, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। तुम्हारा संघर्ष सराहनीय है, लेकिन हर काम छोटा बड़ा नहीं होता। पर तुम अपनी काबिलियत को समझो। तुमने एक बड़े बहुत खास स्किल है, एडिटिंग की। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान को यूं कॉफ़ी शॉप करते नहीं देख सकता। मन्नत अब चुपचाप बेड पर बैठ गई और बोली, फिलहाल मैं सोने चाहती हूँ। मुझे अपने काम में कोई रुकावट नहीं चाहिए। वो धीरे से लेटी और फिर एक कोने में रखी टेबल की ओर इशारा करते हुए बोली, आप वही खा लीजिए। मैं घर से खाकर आई हूँ, वरना मैं जरूर खा लेती। आदि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह हल्के से बोला, कोई बात नहीं। मुझे पता था तुम भूख से दूर नहीं रहती, चाहे तुम कितनी भी नाराज क्यों ना हो। मन्नत ने बस चुपचाप अपना सिर हिला दिया। वह करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सन्नाटा था और आदि उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद जब आदि ने अपना डिनर खत्म किया तो वह मन्नत के पास आया और बोला, क्या हुआ मन्नत, नींद नहीं आ रही? मन्नत ने आंखें बंद किए हुए धीमे से कहा, नहीं, जगह बदलने की वजह से मुझे नींद में थोड़ी दिक्कत होती है। आदि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी नींद लाने में मदद करता हूँ। मन्नत चौंक गई। आप 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 मेरी नींद लाने में कैसे मदद करेंगे? आदि ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी माथे पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां फेरने लगा। ऐसे मन्नत थोड़ा घबराई। इससे मुझे नींद कैसे आएगी? आदि ने जवाब दिया, जब मैं बच्चा था और मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही करती थी। तब से मैंने यही तरीका याद रखा और आज भी जब मैं बेचैन होता हूँ तो यही आजमाता हूँ। पर तभी आदि ने देखा कि मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत घबराकर बोला, मन्नत, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं आया तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ रो मत। आदि जैसे ही मुड़ा, मन्नत ने रोकते हुए कहा, कभी कभी मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास होता है कि जिसे मैं माँ समझती थी वो मेरी माँ थी ही नहीं। मुझे बहुत तकलीफ होती है आदि। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अपने ही परिवार से अलग होकर यूं रहना पड़ेगा। आदि उसकी तरफ लौट आया। उसने प्यार से मन्नत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन देखो, कभी कभी जो हो रहा होता है वो आगे के लिए अच्छा दिनों की तैयारी होती है। और जिन लोगों ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारा सच छिपाया, उन्हें माफ़ मत करना। जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी उसका जवाब ये दूरी है। मन्नत ने थोड़ी तल्खी के साथ कहा, मैं कभी लौटकर नहीं जाऊंगी उनके पास, लेकिन कभी कभी ये सोचकर अफसोस होता है कि जब मैं चली गई थी तो किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं। आदि ने धीरे से कहा, क्यों करेंगे? उनके लिए तुम एक बाहरी हो गई थी, और जब कोई अपना नहीं मानता तो तलाश भी नहीं करता। लेकिन अब तुम उनके बारे में सोचना बंद कर दो। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, और अगर कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए।
मन्नत ने बस अपनी पलकों को झुका लिया, कुछ भी कहे बिना। आदि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम आराम करो, मैं अपने काम में लग जाता हूँ। मन्नत ने उसे जाते हुए देखा और बोली, ज़्यादा देर तक काम मत कीजिएगा। मुझे याद है आप रात भर काम करते थे। कभी कभी तो लगता है आपसे ज़्यादा मुझे आपकी फ़िक्र होती है। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो जिस तरह तुम जाने की बात कर रही थी, मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी पुरानी मन्नत को खो चुका हूँ। मन्नत हल्के से मुस्कुरा दी। उसने ब्लैंकेट को अपने चारों ओर लपेट लिया। आदि वहाँ से चला गया, लेकिन मन्नत अब भी जाग रही थी। खुद से बुदबुदाई हुई बोली, मैं उन्हें याद तक नहीं करती, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो अंदर तक चुभ जाती हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब मैं उनसे दूर गई तो उन्हें ये एहसास तक नहीं हुआ कि मैं हूँ या नहीं। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। आंखें भीग चुकी थीं। अब मन्नत ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी ही देर में नींद में चली गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में भी इस वक्त तेज बारिश हो रही थी। सूर्यवंशी पैलेस के एक कमरे में सिया अपनी बेड पर बैठी हुई थी। उनके हाथों में मन्नत की एक पुरानी तस्वीर थी, एक बचपन की तस्वीर जिसमें मन्नत ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और हाथ में एक कॉटन कैंडी थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वह तस्वीर जैसे दिल को छू रही थी। सिया उस फोटो को बड़ी देर तक बस देखती रही, लेकिन फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तस्वीर को कांपते हाथों से टेबल पर रख दिया और गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाई, मैं जानती हूँ कि मन्नत मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन क्या एक माँ से उसकी बेटी का हक कोई छीन सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मेरी कोख से नहीं जन्मी? उसे मेरे प्यार को ठुकरा देना चाहिए। हमने कभी कोई कमी नहीं रखी, हर जिद पूरी की, हर सपने को सच करने की कोशिश की, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और हमने उसे हमेशा अपने खून से भी बढ़कर चाहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, पर उसने हमें छोड़ दिया, ऐसे जैसे हम ही उनके दुश्मन हो। क्या उसे एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसके चले जाने से हम कितने टूट गए? सिया की आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे और वह धीरे धीरे हिचकियां लेने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। राम जल्दी से अंदर आए और चिंतित आवाज़ में बोले, सिया, फिर रो रही हो? कितनी बार समझाया है कि खुद को संभालो। अगर ऐसे ही खुद को तोड़ती रहोगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। सिया ने आंसू पोंछते हुए गुस्से और दर्द भरी आवाज़ में कहा, कैसे संभालूं राम? वह लड़की हमें छोड़कर चली गई है। उसका कोई अता पता नहीं है और वो हमें भूल गई है जैसे हम कभी उसके थे ही नहीं। मैं मानती हूँ कि वो हमारी बेटी नहीं थी, लेकिन हमने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा है और उसने सब रिश्ते तोड़ दिए, जैसे हमने उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। कम से कम वो मेरी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार तो कर सकती थी ना, पर नहीं, उसे शायद कभी हमारा प्यार दिखा ही नहीं। सिया की आवाज़ भर्रा गई और उन्होंने थरथराते लफ्ज़ों में कहा, राम, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, लेकिन अगर मेरी मन्नत मुझे वापस नहीं मिली ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सुनते ही राम का चेहरा सख्त एकदम नरम पड़ गया। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़े और सिया को अपने सीने से लगा लिया। क्या अब राम करेगा कोई बड़ा कदम? क्या मन्नत को अब माँ के आंसुओं की भनक भी लगेगी? क्या राम कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिसमें मन्नत दोबारा लौट आए? या फिर अब कहानी की साजिश किसी और कड़ी मोड़ की तरफ बढ़ेगी?